नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एएसपी हिस्ट्री वाला है यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन की क्लास में आज 4th नंबर का हमारी क्लास है। इससे पहले हमारे 3 क्लासेस हो चुके हैं पिछले 3 दिनों में। आप सबने वो क्लास देखी होगी। जो आज पहली बार इस चैनल पर आया या इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की 3 क्लासेस भी अवश्य देखना, जिसके अंदर भी हमने इतिहास दर्शन और लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण PYQs किए हैं। आज इसकी 4 नंबर क्लास है। पिछले क्लासों में हमने प्रत्येक क्लास में 50-50 प्रश्न किए हैं। आज भी 50 से अधिक प्रश्न हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो हम इस क्लास को करते हैं शुरू बिना कुछ देरी किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और इतिहास से जुड़े जो भी साथी है वो हमारे चैनल पर अवश्य विजिट करना। आपको भरपूर सामग्री जो मिलेगी इतिहास विषय की, कई पुस्तकों के का भी इस पर सॉल्यूशन करवा रखा है। बहुत सारे इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, PYQs, MCQs सभी आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल पर अवश्य एक बार विजिट करना, देखना। अब आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। करते हैं हम आज की क्लास को शुरू बिना कुछ देरी के। क्लास नंबर 4th है। इससे पहले 3 क्लासेज आपने देख ली होगी। और आज की क्लास का पहला प्रश्न जो आपके सामने है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसके अंदर भी कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें और इतिहासकारों के नाम दे रखे हैं, पुस्तकों के लेखकों के नाम दे रखे हैं, जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नंबर पर पुस्तक दे रखे है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से जो पुस्तक है, यह पुस्तक RC दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो पुस्तक है, यह ताराचंद की पुस्तक है। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही है। तीसरी है द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। तीसरा ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही होगा। और चौथे नंबर पर है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो पुस्तक है, यह DD कौशाम्बी की नहीं बल्कि यह पुस्तक AR देसाई की है। AR देसाई की जो है पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो यह AR देसाई की पुस्तक होगी, DD कौशाम्बी इसका गलत होगा। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका सुमेलित नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के पवित्र स्थानों के इतिहास का वर्णन। प्राचीन भारत के पवित्र स्थानों के इतिहास का वर्णन करने वाले संस्कृत ग्रंथों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। प्राचीन भारत के पवित्र स्थानों के इतिहास का वर्णन करने वाले जो संस्कृत ग्रंथ जो होते थे, इन संस्कृत ग्रंथों को क्या कहा जाता था। तो इन संस्कृत ग्रंथों को स्थल पुराण जो कहा जाता था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न इसके अंदर हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर भी कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ दे रखे हैं और इतिहासकारों के लेखकों के नाम दे रखे हैं, जिनसे हमें सुमेलित करना है। 4 इसमें पुस्तकें दे रखी है, मासिर-ई-आलमगीरी, निस्बत नामा-ई शहरयारी, बहरिस्तान और सना-ई-मुहम्मदी। तो इन 4 पुस्तकें ये किन किन के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले नंबर पर जो लेखक का नाम दे रखा है वो है हुसैन अली शाह फुरसी। हुसैन अली शाह के द्वारा जो लिखी गई है वो है निस्बत नामा ई शहरयारी। दूसरे नंबर पर है बरनी। तो बरनी की जो है इसके अंदर जो पुस्तक है वो है सना-ए-मुहम्मदी। बरनी की सना-ए-मुहम्मदी। तीसरे नंबर पर है मुस्तैद खान की है मासिर-ई-आलमगीरी। और चौथे नंबर पर है मिर्जा नाथन की है बहिरिस्तान। बहिरिस्तान जो है मिर्जा नाथन की है। तो इसमें दो के पश्चात 4, 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3, 1 नंबर जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है। इनमें से कौन सा इतिहासकार है जो वामपंथी इतिहासकार नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सुमित सरकार, रोमिला थापर, AR देसाई और RC मजूमदार। कौन से इतिहासकार वामपंथी नहीं है? तो सुमित सरकार, रोमिला थापर और AR देसाई, ये तीनों ही वामपंथी इतिहासकार है। RC मजूमदार जो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार है। RC मजूमदार राष्ट्रवादी इतिहासकार है, तो वामपंथी कौन से नहीं है? RC मजूमदार। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार इतिहास के उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार जो इतिहास के उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंधित है। इतिहास के उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंधित कौन से? सबसे पहले नंबर पर है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स है जो प्राच्यवादी विचारधारा से संबंधित है। विलियम जोन्स है जो प्राच्यवादी विचारधारा से संबंधित है। दूसरे नंबर पर है D.A. वॉसब्रुक। D.A. वॉसब्रुक है जो उपनिवेशवादी D.A. वॉसब्रुक उपनिवेशवादी विचारधारा से संबंधित है। उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंधित ही पूछा है, तो D.A. वॉसब्रुक इसका सही होगा। तीसरे नंबर पर है डेविड हार्डिमैन। डेविड हार्डिमैन है जो सबाल्टन विचारधारा जो है सबाल्टन विचारधारा से संबंधित है। सबाल्टन विचारधारा से संबंधित है डेविड हार्डिमैन। हमें पूछा उपनिवेशवादी, और तो उपनिवेशवादी इसके अंदर है जो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो इसमें से कथन है वो असत्य कथन है। सबसे पहला कि भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण औपनिवेशिक काल सरकार का एजेंडा नहीं था। भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण औपनिवेशिक सरकार का एजेंडा नहीं था, तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत हो गया, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार का एजेंडा भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण ही था। नहीं था तो यह बात गलत होगी। इनका एजेंडा बिल्कुल भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण जो औपनिवेशिक सरकार का एजेंडा था, क्योंकि उन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थायित्व चाहिए था, तो जिससे वे भारत में शासन चला सके, इसलिए वे भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण चाहते थे। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि प्राच्यवादी इतिहास लेखन में भारतीय इतिहास को यूरोप के इतिहास से जोड़ने का जो प्रयास किया था। प्राच्यवादी इतिहास लेखन में भारतीय इतिहास को यूरोपीय इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया था, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा कि प्राच्यवादी भारतीय सभ्यता को आध्यात्मिक केंद्रित मानते थे। प्राच्यवादी जो भारतीय सभ्यता को आध्यात्मिक केंद्रित मानते थे, यह भी इसका सही है। चौथा ऑप्शन है कि प्राच्यवादियों ने आर्य शब्द को प्रजाति के अर्थ में अभिहित किया और उसे भारतीय समाज को प्रजातिगत आधार पर आर्य ऊंची जाति और अनार्य नीची जाति में विभाजित करने के उद्देश्य से आरोपित भी किया। तो चौथा ऑप्शन भी सत्य है। इसमें असत्य कथन पूछा था, तो असत्य कथन इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार है। इसमें से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार है? तो वामपंथी इतिहासकार AR देसाई, जिन्हें अक्षय रमन लाल देसाई नाम से जाना जाता है। AR देसाई ये वामपंथी इतिहासकार थे, तो 4 नंबर ऑप्शन इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथनों का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। 4 इसमें से कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें सही कथन कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। पहला कथन है कि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश व पाश्चात्य विद्वानों द्वारा आर्य या द्रविड़ भाषागत भेदों की व्याख्या प्रजातीय दृष्टिकोण से की गई थी। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश व पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा जो आर्य द्रविड़ भाषागत भेदों की जो व्याख्या यह प्रजातीय दृष्टिकोण से की गई थी। प्रजातीय दृष्टिकोण जातीय दृष्टिकोण इसमें दिखता है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित आर्य, दास या दस्यु जैसे शब्दों पर प्रजातीय अर्थ व मंतव्य आरोपित किए गए थे। ऋग्वेद में जो आर्य, दास और दस्यु जैसे शब्द जो है यह प्रजातीय अर्थ व मंतव्य आरोपित किए गए थे, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि औपनिवेशिक काल के पाश्चात्य विद्वानों में यह दृढ़ धारणा थी कि श्वेत त्वचा वाले लोगों का अश्वेतों के प्रति जो दृष्टिकोण है वह इतिहास में अपरिवर्तनीय रहा है। औपनिवेशिक काल के पाश्चात्य विद्वानों में यह दृढ़ धारणा थी कि श्वेत त्वचा वाले जो लोग हैं उनका अश्वेतों के प्रति जो दृष्टिकोण है वह इतिहास में अपरिवर्तनीय रहा, तो तीसरा ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही है।
चौथा है कि यूरोपीय भाषा परिवार के सिद्धांत को इसलिए गढ़ा गया, यूरोपीय भाषा परिवार के सिद्धांत को इसलिए गढ़ा गया ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि अनेक यूरोपीय भाषाओं का स्रोत संस्कृत थी। यूरोपीय भाषा परिवार का सिद्धांत गढ़ा गया, लेकिन इसलिए गढ़ा गया कि यूरोपीय भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। यूरोपीय भाषाओं का स्रोत इन्होंने संस्कृत बिल्कुल नहीं माना था। चौथा ऑप्शन इसका गलत होगा। औपनिवेशिक इतिहासकार जो थे, इन्होंने भारतीय जो भाषा, जो संस्कृत भाषा थी, भारतीय संस्कृत भाषा और यूरोपियन जो भाषाएं थी, इन सभी को एक ही स्थान से उत्पन्न बताया था। इन्होंने इन जो भाषाएं इन भाषाओं के लिए यूरोपियन भाषा जैसे शब्द का उल्लेख भी यूरोपियन भाषाओं जैसे शब्द का उल्लेख किया था, ना कि संस्कृत का। तो इन्होंने संस्कृत इनका स्रोत जो संस्कृत भाषा नहीं माना था, बल्कि इनका स्रोत यूरोपीय भाषा ही माना था। तो इसलिए इसका 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। हमें इसमें से पूछा है सही कथनों का चुनाव करना था, तो सही कथन 1, 2 और 3 होंगे। 1, 2 और 3 यानी कि 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। 2 कथन है, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा है जो इसमें से गलत होगा। तो पहला है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल और मध्यकाल को जो मुस्लिम काल के रूप में चिन्हित किया था। जेम्स मिल ने जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल के रूप में बिल्कुल और मध्यकाल को मुस्लिम काल के रूप में चिन्हित किया था। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उसने आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं माना था, तो आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं माना था, यह बात भी बिल्कुल सही है। प्राचीन काल को हिंदू काल के रूप में डिवाइड किया, मध्यकाल को मुस्लिम काल के रूप में डिवाइड किया, लेकिन जो आधुनिक काल है इसे ईसाई काल के रूप में डिवाइड नहीं किया, बल्कि इसे ब्रिटिश काल कहा गया या फिर आधुनिक काल ही कहा गया। तो जो आधुनिक काल था इसे इसने जो ब्रिटिश काल कहा था या फिर आधुनिक काल ही कहा था, ईसाई काल नहीं कहा था। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तो ए और आर दोनों ही या फिर अभिकथन और तर्क जो दोनों ही इसके सत्य है, लेकिन यह जो तर्क है इस अभिकथन की कोई व्याख्या नहीं करा। दोनों अलग अलग ही कथन दे रखे हैं, तो इसका दोनों सही होंगे, लेकिन यह जो ए की व्याख्या जो ब नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ए और ब दोनों सही है, लेकिन ब ए की व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूसिक वंश की रचना किसने की? मूसिक वंश की रचना किसने की थी? संध्याकर, नंदी ने, अतुल ने, विल्हण ने या फिर कल्हण ने? मूसिक वंश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो मूसिक वंश की जो रचना की गई थी यह अतुल के द्वारा की गई थी। इसकी रचना जो अतुल के द्वारा की गई थी। इसके अंदर जो मूसिक वंश जो यह ग्रंथ है यह 11वीं सदी के आसपास लिखा गया था। 11वीं सदी के आसपास यह लिखा गया था और संस्कृत भाषा का यह ग्रंथ है। संस्कृत भाषा का ग्रंथ है जो एक हम इसे कह सकते हैं वंशवादी ग्रंथ है। इसके अंदर हमें मूसिका वंश की जानकारी मिलती है। मूसिका वंश जो केरल के आसपास, जो केरल के उत्तरी भाग थे, इनके अंदर शासन कर रहा था। इस मूसिका वंश की हमें जानकारी मिलती है जो 11वीं शताब्दी में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था और यह अतुल के द्वारा लिखा गया था। इसका जो लेखक था अतुल था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो इसमें से सही है? यहाँ पर 5 कथन दे रखे हैं। इन 5 कथनों में से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें से सही होंगे। सबसे पहला कथन है कि प्राथमिक स्रोत वह साक्ष्य है जो अन्वेषण अधीन काल में लिखा या रचित हुआ हो। प्राथमिक स्रोत वह साक्ष्य जो अन्वेषण अधीन काल में लिखा या रचित किया गया हो। तो यह बात बिल्कुल सही है। उसी काल में जो लिखा गया हो या रचना की गई हो वह प्राथमिक स्रोत कहलाता है। दूसरा कि प्राथमिक स्रोत वे साक्ष्य है जो अध्ययन अधीन घटनाओं में भाग लेने वाले, उन्हें देखने वाले अथवा उन पर टिप्पणी करने वालों के समकालिक के अभिलेख है। प्राथमिक स्रोत वे साक्ष्य हैं, प्राथमिक जो स्रोत है वे साक्ष्य जो अधीन घटनाओं के, जो भी घटनाएं उनमें भाग लेने वाले, उन्हें देखने वाले अथवा उन पर टिप्पणी करने वाले समकालिक के अभिलेख होते हैं। तो उसी समकालीन अभिलेख होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्र सम्मिलित नहीं होते, तो यह बात गलत है। समाचार पत्र प्राथमिक स्रोतों में ही सम्मिलित होते हैं। समाचार पत्र हो गए या कोई चर्चित जो पत्रिकाएं होगी, ये सभी है जो
प्राथमिक स्रोत में सम्मिलित होते हैं। इसमें नहीं बोल रखा है, इसलिए स नंबर इसका गलत होगा। द नंबर है कि घटना के होने के बाद उस काल के बारे में लिखे वृत्तांत को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। घटना के होने के बाद के काल में अगर उसके बारे में कोई वृत्तांत लिखा गया तो उसे द्वितीयक कहा जाएगा। घटना के समय ही समकालिक कोई अगर कुछ लेख लिखा गया है तो उसे प्राथमिक कहते हैं, लेकिन बाद में अगर लिखा गया तो यह द्वितीयक स्रोत होगा। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। पांचवा ऑप्शन है कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बीच की भिन्नता सदैव अत्यधिक स्पष्ट होती है। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बीच की भिन्नता सदैव अत्यधिक स्पष्ट होती है, तो यह बात भी इसकी सही ही होगी। तो इसके अंदर 6 नंबर गलत होगा, ए बे दे और यह, ए बे दे और यह, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता पूर्व के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, स्वतंत्रता पूर्व के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बारे में कौन सा कथन है जो इसमें से सही नहीं है। पहला कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आत्मविश्वास, आत्मबल और एक निश्चित राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया था। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आत्मविश्वास, आत्मबल और एक निश्चित राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। दूसरा कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जहां तक पढ़े लिखे भारतीयों का प्रश्न है, एकता प्रदान करने वाला तत्व सिद्ध हुआ। राष्ट्रवादी जो इतिहास लेखन है जहां तक पढ़े लिखे भारतीयों का प्रश्न है, एकता प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा कि स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों कालों से संबंधित था। तो तीनों कालों से संबंधित नहीं था। स्वतंत्रता से पूर्व जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हुआ था यह प्राचीन और मध्यकाल का हुआ था, आधुनिक काल का नहीं हुआ था। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। आधुनिक काल इसके अंदर नहीं आएगा, प्राचीन और मध्य दो ही आएंगे, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो गया। 4 नंबर ऑप्शन है कि स्वतंत्रता से पूर्व आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई भी संप्रदाय अस्तित्व में नहीं था। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई संप्रदाय अस्तित्व में नहीं था। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। गलत कथन पूछा तो गलत कथन इसके अंदर 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास की सबाल्टन विचारधारा का जनक किसे माना जाता है। इतिहास की सबाल्टन विचारधारा का जनक जो किसे माना जाएगा, रंजीत गुहा को, कार्ल मार्क्स को, एंटोनियो ग्राम्सी को या फिर लेनिन को। तो इसमें जो सबाल्टन विचारधारा का जो जनक माना जाता है वो माना गया था एंटोनियो ग्राम्सी को। एंटोनियो ग्राम्सी को जो सबाल्टन विचारधारा का जनक माना गया था। एंटोनियो ग्राम्सी जो इटली के निवासी थे, इटली के इतिहासकार थे। इनकी ही रचना है प्रिजन नोटबुक्स। इनकी अगर रचना की हम बात करें तो प्रिजन नोटबुक्स जो है इन्हीं की रचना है। प्रिजन नोटबुक है जो इन्हीं की ही रचना है। इसी के अंदर है जो प्रिजन नोटबुक जो रचना है इसी के अंदर इन्होंने सबाल्टन पद की प्रथम व्याख्या भी प्रस्तुत की थी। इन्हें हम नव मार्क्सवादी भी कह सकते हैं। नव मार्क्सवादी भी इन्हें कहा जा सकता है, जो साम्यवाद के पक्षधर थे और फांसीवाद जो है फांसीवाद के ये विरोधी थे। साम्यवाद के पक्षधर थे और फांसीवाद के विरोधी थे। तो सबाल्टन विचारधारा के जनक एंटोनियो ग्राम्सी, 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लियोपोल्ड वॉन रांके के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लियोपोल्ड वॉन रांके के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। रांके के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। रांके जो एक जर्मनी के इतिहासकार थे, आधुनिक स्रोत पर आधारित इतिहास विज्ञान के जो संस्थापक है, उन संस्थापकों में से एक नाम हमें रांके का भी मिलता है। तो रांके से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं। पहला कि उन्होंने इतिहास को विश्वविद्यालयों में सम्मानजनक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कि उन्होंने यह धारणा स्थापित की थी कि सभी गंभीर इतिहास प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने यह धारणा स्थापित की थी कि सभी गंभीर इतिहास जो प्राथमिक स्रोतों पर ही आधारित होने चाहिए, द्वितीयक स्रोतों पर नहीं। तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। उन्होंने यह धारणा स्थापित की थी कि गंभीर इतिहास कठोर प्रणाली विज्ञान पर आधारित होने चाहिए। इन्होंने
जो इतिहास की विज्ञान प्रणाली थी, इन्हीं के संस्थापकों में से एक थे। तो इन्होंने विज्ञान प्रणाली पर आधारित इतिहास लेखन की ही बात की थी। तो तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। ये स्वच्छंदतावाद के जनक थे। तो स्वच्छंदतावाद के जनक नहीं थे, बल्कि ये इतिहास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जनक या संस्थापक माने जाते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके वर्ष के प्रकाशन वर्ष के क्रम में लिखे। निम्नलिखित जो पुस्तकें दे रखे हैं, यहाँ पर 5 पुस्तकें दे रखे हैं। पुस्तकों के लेखकों के भिन्न नाम दे रखे हैं। इन पुस्तकों को हमें जो क्रम वाइज सेट करना है। इनके जो ये जो प्रकाशित हुई थी, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन्हें क्रम वाइज सेट करना है। सबसे पहले नंबर पर हेमचंद राय चौधरी की पुस्तक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया जो पुस्तक है हेमचंद राय चौधरी की, यह पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी, यह हुई थी 1923 ईस्वी के अंदर। दूसरे नंबर पर आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है एंशिएंट इंडिया जो 1972 के अंदर प्रकाशित हुई थी। तीसरे नंबर पर ए.एस. अल्टेकर की पुस्तक है द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन जो पुस्तक है, यह जो प्रकाशित हुई थी, यह हुई थी 1938 के अंदर। चौथे नंबर पर के.पी. जायसवाल की पुस्तक है हिंदू पॉलिटी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, यह हुई थी 1924 के अंदर। और 5वें नंबर पर पी.टी.एस. अयंगार की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ तमिल्स टू 600 एडी। यह जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, यह हुई थी 1929 के अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे पहले नंबर पर आएगी हेमचंद राय चौधरी की पुस्तक आएगी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया जो 1923 के प्रकाशित है। दूसरे नंबर पर इसमें पुस्तक आएगी के.पी. जायसवाल की हिंदू पॉलिटी जो 1924 के अंदर, हिंदू पॉलिटी जो 1924 के अंदर प्रकाशित हुई थी। तीसरे नंबर पर इसमें जो पुस्तक आएगी वह आएगी एस अयंगार की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ तमिल्स टू 600 एडी जो 1929 के अंदर प्रकाशित हुई थी। चौथे नंबर पर जो इसमें पुस्तक आएगी वो आएगी अल्टेकर की पुस्तक द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन जो 1938 के अंदर प्रकाशित हुई थी। और इनमें सबसे अंत में जो पुस्तक आने वाली है वह पुस्तक आएगी आर.सी. मजूमदार की एंशिएंट इंडिया जो 1972 में प्रकाशित हुई थी। तो ए, दे, ये, से और बे 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसकी रचना है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो यह किसकी रचना है। तो यह जो रचना है यह स्पेंगलर की रचना है, ऑसवाल्ड स्पेंगलर की रचना द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पेंगलर और टोयनबी के संदर्भ में। स्पेंगलर और टोयनबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। स्पेंगलर और टोयनबी के संबंध में 4 कथन दे रखे हैं। इनमें से हमें असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन इसमें से बताना है। पहला कि स्पेंगलर और टोयनबी दोनों ने इतिहास में अंतर्निहित विशाल योजना को उद्घाटित करने का प्रयास किया। स्पेंगलर ने और टोयनबी दोनों ने ही इतिहास में अंतर्निहित विशाल योजना को उद्घाटित करने का प्रयास किया था। तो बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों के सिद्धांत संस्कृतियों या सभ्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थे। दोनों के जो सिद्धांत है संस्कृतियों या सभ्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन पर, तुलनात्मक अध्ययन की बात की थी दोनों के ही सिद्धांतों ने। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य होगा। तीसरा कि दोनों के विवरण संस्कृतियों के उत्थान और पतन के विषय थे। दोनों के जो विवरण है जो संस्कृतियों के उत्थान की और पतन दोनों की बात की गई थी, यह भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि दोनों ही संस्कृतियों या सभ्यताओं को जैविक इकाई मानते थे। तो जैविक जो इकाई की बात है इसमें दोनों के विचार एक नहीं थे, दोनों के विचार अलग थे। स्पेंगलर जो है, स्पेंगलर के अनुसार प्रत्येक जो संस्कृति है, स्पेंगलर ने जो प्रत्येक संस्कृति को जीवधारी प्राणी के समान उत्पन्न बताया। स्पेंगलर ने जो प्रत्येक जो सभ्यताएं थे, इन्हें जो प्रत्येक सभ्यता या जो प्रत्येक जो संस्कृति थी, इसे जीवधारी प्राणी के अनुसार बताया था, जीवधारी प्राणी के अनुसार बताया था। लेकिन टोयनबी इसके बिल्कुल विपरीत थे, जीवधारी प्राणी के समान इन्होंने अपना सिद्धांत नहीं दिया था। तो इस सिद्धांत पर, जैविक इकाइयों के सिद्धांत पर दोनों के मत अलग थे। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हेगेल के इतिहास दर्शन विषयक निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हेगेल के इतिहास दर्शन विषय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से असत्य कथन है, हमें असत्य कथन बताने। चारों कथन यहाँ पर दे रखें। सबसे पहला कि यह द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद पर आधारित था। यह द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद पर आधारित था। हेगेल का इतिहास दर्शन, जो हेगेल ने सामाजिक इतिहास लेखन पर जो अधिक जोर दिया था, इन्होंने सामाजिक इतिहास लेखन की बात की थी, तो इनका जो यह द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद पर आधारित था, बिल्कुल सही है। दूसरा कि इतिहास एक बुद्धिमान विकास यात्रा है जो मानवीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। बुद्धिगम्य विकास यात्रा है जो मानवीय स्वतंत्रता, इन्होंने सामाजिक इतिहास लेखन पर जोर दिया था, मानवीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर बताया था। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि इतिहास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महान आत्मा आत्मलाभ करती है। इतिहास वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से महान आत्मा आत्मलाभ करती है। तीसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि इतिहास वैश्विक मानवता का इतिहास नहीं अपितु प्रसाद जैसे राष्ट्रीय राज्यों का इतिहास है। वैश्विक मानवता का इतिहास नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक इतिहास की बात की है तो वैश्विक मानवता की ही बात की है, सिर्फ प्रसाद जैसे राष्ट्रीय राज्यों के इतिहास की बात तक सीमित नहीं रखा है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत हो जाएगा। इसमें असत्य कथन पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार समाज को समझने की प्राथमिक सीढ़ी क्या थी। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार समाज को समझने की प्राथमिक सीढ़ी क्या थी। यह प्रश्न शायद रिपीट हो गया, हमने पहले भी इस प्रश्न के बारे में कल ही शायद की थी चर्चा। तो यह उत्पादन प्रवृत्ति की इसमें बात की जाती है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर भी 5 कथन दे रखे हैं। इन 5 कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य है वो बताने। पहला कि इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित है। इतिहास है जो समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित है, बिल्कुल कार्यरत मनुष्यों से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही होगा। इतिहास समाज समय के साथ परिवर्तन से संबंधित है, तो इतिहास से समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन ही इतिहास का नियम है, तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित नहीं है, तो ये बात सीधी गलत हो गई। हमने दूसरा ऑप्शन देखा है कि परिवर्तन से संबंधित है, यहाँ पर परिवर्तन से संबंधित नहीं, ये बात गलत है, परिवर्तन से संबंधित है, तो इसका 6 नंबर जो गलत हो जाएगा। 10 नंबर ऑप्शन है कि इतिहास ठोस और विशिष्ट से संबंधित है, तो यह भी इसका सही होगा। यह नंबर है कि इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित नहीं है, यह बात भी गलत है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन हमने देखा कि इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित है, तो यहाँ पर नहीं की बात की गई है, तो इसमें यह नंबर भी इसका गलत होगा। तो से और यह इसका गलत है, ए बे और द, ए बे और द, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, 2 सूचियां दे रखी है, दोनों सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ लेखकों के नाम दे रखे हैं, सामने उनके जो पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो लेखक का नाम है संजय जोशी। संजय जोशी की इसमें से जो पुस्तक है, संजय जोशी की इसमें पुस्तक है फ्रैक्चर्ड मॉडर्निटी मेकिंग ऑफ ए मिडिल क्लास इन कॉलोनियस इंडिया। यह जो पुस्तक है यह औपनिवेशिक काल में जो भारत में मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ था, इस मध्यम वर्ग के उदय का इस पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया, जो संजय जोशी के द्वारा लिखी गई है। तो ए के अंदर जो इसमें 2 नंबर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है निकोलसन बी डक्स। निकोलसन बी डक्स की इसमें से पुस्तक कौन सी है, तो वह कास्ट्स ऑफ माइंड कॉलोनिज्म द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो बे के अंदर इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर में बर्नार्ड एस कॉन। बर्नार्ड एस कॉन की इसमें पुस्तक जो है वो है कॉलोनिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। और चौथे नंबर पर एरिक हॉब्सबॉम। एरिक हॉब्सबॉम की पुस्तक है फ्रैक्चर्ड टाइम्स कल्चर एंड सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। तो 4 में 4 होगा, तो इसमें 2 फिर 3 1 और 4, 2 3 1 और 4, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित नहीं था। कौन सा मार्क्सवादी जो पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित नहीं था, तो वह था डेनिस डिडरोट। डेनिस डिडरोट जो प्रबोधन काल के प्रमुख दार्शनिक थे, वह जो पहले समाजवादी समूह से संबंधित नहीं थे, तो 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है।
निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा है जो इसमें से सही नहीं है? कौन सा इसमें से सही नहीं है? सबसे पहला कि प्रबोधन शब्द 18वीं सदी के उस विशाल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है। प्रबोधन शब्द जो 18वीं सदी के उस विशाल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है, जो अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं को हल करने की मानव बुद्धि की क्षमता में गहरा विश्वास रखता है। प्रबोधन जो शब्द है 18वीं सदी के उस विशाल बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है, जो अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए मानव बुद्धि की क्षमता में गहरा विश्वास रखता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रबोधनकालीन लेखकों का उद्देश्य पुराने ढांचे की बुनियाद पर नए मानव समाज, संस्थाओं और ज्ञान का निर्माण करना था। प्रबोधनकालीन लेखकों का उद्देश्य पुराने ढांचे की बुनियाद पर नए मानव समाज, संस्थाओं और ज्ञान का निर्माण करना था। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रबोधन युग के जो लेखक है वह जन्मजात विचार और ईश्वरीय दृष्टि जो सत्य है उस नाम की कोई चीज़ को मानते ही नहीं है। ये अनुभूति मूलक ज्ञान को ही है जो सही मानते हैं। तो पुराने ढांचे की बात है जो इसमें नहीं की जाएगी। 2 नंबर जो ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत होगा। तीसरा कि प्रबोधनकालीन बुद्धिजीवियों ने यूरोप की उस दौर की हर परंपराओं की आलोचना की और अन्वेषण की नज़र से देखा था, बिल्कुल सही है। चौथा कि प्रबोधन काल तर्क, प्रगति और मानवतावादी मूल्यों में विश्वास की धारणा से भरा हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन भी इसमें सही है। तो कौन सा कथन गलत होगा? 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुवादी इतिहास लेखन का समर्थक नहीं था? इनमें से कौन है जो वस्तुवादी इतिहास लेखन का जो इसमें समर्थक नहीं था? डिल्थे, काम्टे, बकल या फिर टेन? कौन है जो वस्तुवादी इतिहास लेखन का समर्थक नहीं था? तो वह होगा डिल्थे, जो आदर्शवादी परंपरा का समर्थक था। आदर्शवादी परंपरा का जो समर्थक था डिल्थे। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास विषयक कथन उसकी प्रकृति का सही निरूपण नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास विषयक कथन है जो उसकी प्रकृति का सही निरूपण नहीं करता? इनमें से यानी कि कौन सा कथन गलत है वो बताना है। पहला कि इतिहास एक सीमित अर्थ में ही वस्तुनिष्ठ हो सकता है। इतिहास एक सीमित अर्थ में वस्तुनिष्ठ हो सकता है, पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि इतिहास का लक्ष्य सामान्यीकरण करना नहीं है। इतिहास का लक्ष्य सामान्यीकरण करना नहीं बल्कि अतीत की घटनाओं की जानकारी देना है। तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि इतिहास का लक्ष्य वस्तुनिष्ठता नहीं है। वस्तुनिष्ठता नहीं है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बटरफील्ड एक इतिहासकार हुए थे। बटरफील्ड ने कहा था कि वस्तुनिष्ठ जो इतिहास की वाणी है, वस्तुनिष्ठता इतिहास की वाणी है, तो इतिहास का लक्ष्य वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। यह बात इसकी जो गलत हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इतिहास अतीत व अतीत विषयक वृत्तांत तो दोनों का परिचायक है। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसका मत है कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता? किसने लिखा कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम और जो अंग्रेज है यह वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता? तो यह बात कही थी RC मजूमदार के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? इनमें से कौन है जो मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? तो RC मजूमदार। मार्क्सवादी इतिहासकार कौन से नहीं है? RS शर्मा, DN झा, अनिल सील या फिर KM पन्नीकर? कौन से इसमें से मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? तो मार्क्सवादी इतिहासकार जो नहीं है वो होंगे अनिल सील, जो कैम्ब्रिज परंपरा से संबंधित है। अनिल सील है जो कैम्ब्रिज परंपरा से संबंधित या कैम्ब्रिज परंपरा से जुड़े हुए इतिहासकार थे, मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं थे। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबाल्टर्न ग्रुप का सदस्य नहीं था? कौन सा इसमें से जो सबाल्टर्न ग्रुप का सदस्य नहीं था? डेविड अर्नोल्ड, एरिक हॉब्सबॉम, पार्स चटर्जी या फिर गौतम भद्रा? इनमें से कौन है जो सबाल्टर्न ग्रुप का सदस्य नहीं था? वो थे एरिक हॉब्सबॉम। यह जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे, एरिक हॉब्सबॉम है जो यह मार्क्सवादी जो इतिहासकार थे, तो मार्क्सवादी परंपरा से जुड़े हुए थे। 2 नंबर ऑप्शन है जो ये सबाल्टर्न ग्रुप के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं थे? इनमें से कौन है जो मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं थे?
ये दोबारा रिपीट हो गया। अच्छा, इसमें अनिलशील अभी बताया था, अनिलशील 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन से मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? यह प्रश्न अलग है, रिपीट नहीं है, ऑप्शन इसके अलग है। मार्क्सवादी इतिहासकार इनमें से कौन से नहीं है? ईवी थॉमसन, क्रिस्टोफर हिल, एरिक हॉब्सकॉम या फिर यूएगेन हैबरमास, इनमें से कौन है जो मार्क्सवादी नहीं है? तो 4 नंबर ऑप्शन यूएगेन हैबरमास है जो यह मार्क्सवादी नहीं होंगे, 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक इस उत्तेजक शुरुआती कथन के साथ प्रारंभ होती है कि भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लंबे समय काल से अभिजात्यवाद से प्रभावित रहा? कौन सी पुस्तक है जो इस उत्तेजक शुरुआती कथन के साथ शुरू होती है? कौन सी पुस्तक इस वाक्य से शुरू होती है कि भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लंबे समय काल से अभिजात्यवाद से प्रभावित रहा है? तो यह बात कौन सी पुस्तक में मिलती है? कौन सी पुस्तक के शुरुआत में मिलती है? तो यह मिलती है सबाल्टन स्टडीज वॉल्यूम फर्स्ट। 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? 4 सदस्यों के नाम है। उपाश्रयी यानी कि सबाल्टन समूह हो गया, इसमें से कौन इसका सदस्य नहीं है? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, दीपेश चक्रवर्ती, शाहिद अमन या फिर रामचंद्र गुहा, इनमें से कौन उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य नहीं है? तो जो रणजीत गुहा थे, रणजीत जो गुहा थे, यह इस उपाश्रयी परियोजना अध्ययन परियोजना से संबंधित थे, लेकिन रामचंद्र गुहा इससे संबंधित नहीं थे। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है, यह उक्ति किसकी है? यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो यह बात की गई थी E.H. कार के द्वारा, 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि इतिहास में उत्तर आधुनिक विचारधारा का प्रणेता किसे माना गया है? इतिहास के उत्तर आधुनिक विचारधारा का प्रणेता, इतिहास के उत्तर आधुनिक विचारधारा का प्रणेता किसे माना गया था? तो यह माना गया था फूको को। फूको ने जो सभी संस्थाओं की आलोचना की थी, जितनी भी संस्थाएं थी, सभी संस्थाएं जो इतिहास लेखन की जितनी भी संस्थाएं थी, सभी संस्थाओं के जो आलोचना जो फूको के द्वारा की गई थी, इन्हें उत्तर आधुनिक विचारधारा का प्रणेता माना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस इतिहासकार ने की थी? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी मार्क्स के द्वारा, 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि हिगेल सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। हिगेल सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया, यह बात किसके द्वारा की गई थी? हिगेल ने जो विचार थे, विचारों को जड़ और परिणामों की मानवीय गतिविधियों का वृक्ष माना था, लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे, इन मार्क्स ने दी जर्मन आइडियोलॉजी, इनकी जो पुस्तक थी दी जर्मन आइडियोलॉजी इनकी जो पुस्तक थी, इसके अंदर इन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कही है, घोषणा की है कि जीवन जो है चेतना द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि चेतना जो जीवन द्वारा निर्धारित होती है। जीवन चेतना द्वारा नहीं, बल्कि चेतना जीवन के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये इन्होंने हेगल के बात को उल्टा कर दिया। तो इन्होंने कहा कि हेगल सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल जो खड़ा कर दिया था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नारी इतिहास लेखन को किस विचारधारा ने प्रमुखता से अपनाया था? नारी इतिहास लेखन को कौन सी विचारधारा ने प्रमुखता से अपनाया था? वॉटकिन चैप्किन जो थे, वॉटकिन चैप्किन जो थे, इन्होंने 1870 के अंदर 1870 में जो पहली बार उत्तर आधुनिक शब्द का प्रयोग जो किया था, वो कला के क्षेत्र में किया था। उत्तर आधुनिकतावाद ने ही नारीवाद व नगरीय संस्कृति के अध्ययन पर बल दिया था। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है,
इसने जो नारीवाद पर, नगरीय संस्कृति पर के अध्ययन पर बल दिया था। उधर आधुनिकतावाद का जो कला के रूप क्षेत्र में जो प्रयोग किया था, यह वोटकिन चैपकिन के द्वारा किया गया था। 1870 में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो इसमें पूछा गया कि नारी इतिहास लेखन को किस विचारधारा ने प्रमुखता से अपनाया था, तो यह था उत्तर आधुनिकतावाद, 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। यहाँ पर पुस्तकें दे रखी है, सामने लेखकों के नाम है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें से असंगत है। सबसे पहले नंबर पर जियाउद्दीन बर्नी दे रखा है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोजशाही है, बिल्कुल सही बात है। तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। दूसरे नंबर पर तबकात अकबरी। तबकात अकबरी जो अब्दुल कादिर बदायूनी की नहीं है। तबकात अकबरी जो पुस्तक है, यह निजामुद्दीन अहमद की है। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है तबकात अकबरी। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है तबकात अकबरी। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है, इनकी पुस्तक है मुंतखा उत तवारिक। मुंतखा उत तवारिक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। मुंतखा उत तवारिक, मुंतखा उत तवारिक जो है यह अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर पर खफी खां की मुंतखा उल लुआब है और मोतमिद खां की इकबाल नामा है। तो 3, 4 और 1 इसका सही है और 2 नंबर है जो इसका गलत होगा। तो इसमें असंगत पूछा है, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानता है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है। कौन मानता है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के मध्य अनवरत संवाद है, तो यह बात E.H. कार। E.H. कार ने कहा था कि इतिहास जो वर्तमान और अतीत के मध्य जो अनवरत संवाद है। अगला प्रश्न है कि शोधार्थी को शोध प्रबंध की ग्रंथ सूची में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। शोधार्थी किसी भी चीज का शोध करता है, उसके कई सोपान होते हैं। जो उसका जो अंतिम सोपान होता है वो होता है उसके ग्रंथ सूची देना, जो संदर्भ ग्रंथ सूची होती है, ग्रंथ सूची देना। तो इसमें से कौन सी सूचना इस ग्रंथ सूची के अंदर देने की आवश्यकता नहीं है। लेखक का नाम, शीर्षक का नाम, प्रकाशन का वर्ष या फिर ग्रंथ के पृष्ठों की संख्या। तो जो ग्रंथ सूची दी जाती है, संदर्भ ग्रंथ सूची, उसके अंदर लेखक का नाम देना होता है, ग्रंथ का शीर्षक देना होता है, प्रकाशन का वर्ष देना होता है, लेकिन वहाँ के उस ग्रंथ के पृष्ठों की संख्या देना कोई आवश्यक नहीं होता। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोध प्रबंध जो तैयार करता है, जो शोध प्रक्रिया का जो अंतिम चरण इसे माना जाता है, इसका उद्देश्य जो जिज्ञासु लोग हैं उन तक उस शोध के उद्देश्य, उसका क्षेत्र, उसकी प्रविधियाँ, उसके संकलित तथ्यों का विवरण देना होता है, विश्लेषण, व्याख्या इत्यादि है जो लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके अंदर लेखक का नाम आ जाएगा, ग्रंथ का नाम आ जाएगा, प्रकाशन का वर्ष आ जाएगा, लेकिन ग्रंथ के पृष्ठों की संख्या देना इसमें कोई जरूरी नहीं होता। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्रोत सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए, स्रोत सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए उसकी अंत आलोचना के विषय में गलत कथन पहचाने। स्रोत सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए उसकी अंत आलोचना के विषय में जो गलत कथन हमें बताना है। गलत कथन कौन सा है। स्रोत सामग्री की प्रामाणिकता से, लेखक के मंतव्य से, दस्तावेज के लिखे जाने के प्रयोजन से या फिर आंतरिक विरोधाभास से। तो स्रोत सामग्री की प्रामाणिकता नहीं, बल्कि जो कथन होता है उस कथन की विश्वसनीयता को सिद्ध किया जाता है। तो स्रोत सामग्री का नहीं, बल्कि लेखक के कथन की विश्वसनीयता को सिद्ध करना होता है। तो पहला ही ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल गलत होगा। दूसरा, लेखक के मंतव्य, दस्तावेज के लिखे जाने के प्रयोजन और आंतरिक विरोधाभास, ये सभी इसके अंदर जो महत्वपूर्ण होते हैं। पहला ऑप्शन इसका जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यह किसी दृष्टिकोण से ही लिखा जाता है। इतिहास, अगर कोई भी इतिहास लिखा जाएगा उसका अलग अलग दृष्टिकोण होंगे। इतिहास के विचारधारा के, इतिहास के स्कूल के बारे में, इतिहास के दृष्टिकोण के बारे में हमने देखा, तो इसका अलग अलग दृष्टिकोण होगा। तो वह वस्तुनिष्ठ, पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। यह बात बिल्कुल सही है। इतिहास सभी पूर्वाग्रह मुक्त नहीं हो सकते। इतिहास है जो सभी तरह से पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हो सकते। यह मान सकते हैं कि कुछ पूर्वाग्रहों से मुक्त हो सकता है, लेकिन सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है।
तीसरा ऑप्शन इसमें है कि इतिहासकार का दृष्टिकोण अतीत का वर्णन करते हुए चयनात्मक होता है। चयनात्मक दृष्टिकोण होता है, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। इतिहास अतीत का पुनर्निर्माण वैसा ही इतिहासकार जो अतीत का पुनर्निर्माण वैसा ही करते हैं जैसा वास्तव में था। हालांकि यह बात कही गई थी कि इतिहास का जो दृष्टिकोण जो पुनर्निर्माण है वो जैसा था वैसा ही होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। इसलिए जो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। इसीलिए जो वस्तुनिष्ठता इसमें संभव नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा वस्तुनिष्ठता क्यों संभव नहीं है, इसका कारण बिल्कुल सही है। तो ए बी और सी यानी कि 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कौन कौन से कथन इसमें से सत्य है। पहला कि इतिहास हमें हमारी स्वयं की पहचान का भाव देते हैं। इतिहास हमें हमारी स्वयं की पहचान का भाव देती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि इतिहास हमें अतीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। इतिहास हमें अतीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा कि इतिहास अनेक अन्य विषयों के लिए बुनियादी पृष्ठभूमि नहीं प्रदान करता, यह बात गलत है। इतिहास अनेक विषयों के साथ उसके अपनी पृष्ठभूमि प्रदान करता है, नहीं करता, यह बात इसके अंदर गलत हो गई। चौथा ऑप्शन है कि इतिहास हमें मनुष्यों, सामाजिक संस्थाओं, मानव स्थितियों की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है। इतिहास है जो हमें मनुष्यों, सामाजिक संस्था और मानव स्थितियों की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है। तो द नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। यह नंबर है कि इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन हमें अनेक महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है। इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन है जो हमें अनेक महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है। बिल्कुल इसका 5 ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो इसके अंदर जो 6 नंबर इसका गलत होगा। ए बे द और यह ए बे द और यह यानी कि 1 नंबर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें है कि इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह वस्तुनिष्ठ सत्य बताए। इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह वस्तुनिष्ठ सत्य बताए। उसकी मूल नैतिक जिम्मेदारी है कि वस्तुनिष्ठ सत्य बताए, बिल्कुल सही है। दूसरा कि इतिहासकार की निष्ठा उस प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी वह वकालत कर रहा है, यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि इतिहासकार की निष्ठा जो व्यक्तिक मतों के लिए नहीं बल्कि अतीत के सम्यक जो मूल्यांकन होता है, अतीत से जो मूल्यांकन किया जाता है उसके प्रति होने चाहिए, ना कि जो है जिसकी वकालत कर रहा है या कोई व्यक्ति विशेष के प्रति। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत होगा। तीसरा कि ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार न सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह है बल्कि मृत लोगों के भी प्रति है। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार है जो न केवल जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह बल्कि मृत लोगों के प्रति भी जवाबदेह है। तो 6 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। ड नंबर है कि इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए। इतिहासकार को जो ऐतिहासिक तथ्यों में तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए, ये बात भी इसकी सही है। तो 2 नंबर इसका गलत हो जाएगा। किसी जो जिसकी वकालत कर रहा है जो व्यक्ति विशेष है उसके प्रति उसकी निष्ठा नहीं होनी चाहिए बल्कि अतीत के सम्यक मूल्यांकन के प्रति है जो उसकी निष्ठा होनी चाहिए। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं। पूर्वाग्रह और पक्षपात जो आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं, यह कथन किस मध्ययुगीन इतिहासकार का है। पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं, यह कथन कौन से मध्ययुगीन इतिहासकार का है। इब्न खालदून का। 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि उपाश्रयी इतिहास लेखन से कौन संबंधित नहीं है। उपाश्रयी इतिहास लेखन से कौन है जो इसमें से संबंधित नहीं है। तो उपाश्रयी इतिहास लेखन से कौन संबंधित नहीं है। तेजस्विनी निरंजन, सुश्री थरूर और राइल मायाराम, ये तीनों इससे संबंधित है। रंगास्वामी आयंगर इससे संबंधित नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास जो मानव को बुद्धिमान बनाता है, यह बात बेकन के द्वारा की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। सबसे पहला ऑप्शन है कि इतिहासकार के तथ्य उसे अन्यों के द्वारा प्रदत्त होते हैं।
इतिहासकार के तथ्य उसे अन्यों के द्वारा प्रदत्त होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इतिहासकार के तथ्य उसे अन्यों के द्वारा प्रदत्त नहीं बल्कि वह स्वयं के द्वारा ही उसका शोध करता है। दूसरा ऑप्शन है कि इतिहासकार खालिस तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करते हुए उन्हें रंजित कर देता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है कि इतिहासकार वास्तविक अतीत को मूर्त नहीं कर सकता। इतिहासकार जो वास्तविक अतीत को जो मूर्त नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है। चौथा है कि वास्तव में इतिहास एक ही हो सकता है क्योंकि अतीत के अतीत हो जाने के कारण उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इतिहास एक ही होता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चौथा ऑप्शन भी इसका सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा था, तो असत्य कथन है जो इसका 1 नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, वाणिज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव है। वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, वाणिज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव है। इस सिद्धांत का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिकोत्तर के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? आधुनिकोत्तर सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? मार्टिन हेडगर को। 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि तारीख फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तारीख फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई थी। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी की अपूर्ण रचना कौन सी है? एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है जो इसकी अपूर्ण रचना इसमें से कौन सी होगी? तो इसकी जो अपूर्ण रचना है वो है द हिस्टोरियन क्राफ्ट जो है ये एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी की अपूर्ण रचना है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण क्या कहलाते हैं? अतीत की घटनाओं के बारे में जो प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण है, यह विवरण क्या कहलाते हैं? तो यह विवरण प्राथमिक स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोत के बारे में हम बात करें तो यह 2 प्रकार के होते हैं। एक सजीव प्राथमिक स्रोत होते हैं और दूसरे जो निर्जीव प्राथमिक स्रोत होते हैं। सजीव प्राथमिक स्रोत जो किसी की निजी डायरिया हो गई, आत्मकथा हो गई, पत्र हो गए, साक्षात्कार हो गए, ये सभी सजीव प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत आएंगे। और जो निर्जीव प्राथमिक स्रोत है जिसके अंदर हम शिलालेख, स्तूप हो गए, कोई मृद भांड हो गए, मनके हो गए, कोई मोहरे हो गए, ये सभी जो निर्जीव प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। तो जो प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण जो होते हैं वो प्राथमिक स्रोत होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्त्री अधिकारवादी इतिहास लेखन भारत में एक शक्तिशाली विमर्श के रूप में उभरा है। स्त्री अधिकारवादी इतिहास लेखन भारत में एक शक्तिशाली विमर्श के रूप में उभरा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्त्री अधिकारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधि नहीं है? कौन सा कथन स्त्री अधिकारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधि नहीं है? पहला कि स्त्री अधिकारवादी विद्वान इस राष्ट्रवादी व्याख्या से सहमत है कि वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। स्त्री अधिकारवादी जो विद्वान है जो इस बात से सहमत है कि वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था, तो यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि स्त्री अधिकारवादी जो विद्वान है वो उन्होंने कहा था कि वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं था। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा कि स्त्री अधिकारवादी लेखक स्त्री केंद्रित इतिहास लिखने के क्रम में स्त्रियों को बहुत सा लेखन प्रकाश में लेकर आए, तो यह बात बिल्कुल सही है। स्त्री अधिकारवादियों ने यह रेखांकित किया है कि स्त्रियों की आवाज़ नहीं थी और वे सभी स्त्रियों व समुदायों में भेदभाव का शिकार कर रही थी, तो यह बात भी सही है। स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता था उसके बारे में इन्होंने खुलासा किया। और चौथा ऑप्शन है कि स्त्री अधिकारवादियों का मत है कि इतिहास के विश्लेषण में लैंगिक भेदभाव के मुद्दे को सम्मिलित कर लेने से अतीत की व्याख्या में एक गहराई आएगी, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन गलत होगा। 2, 3 और 4 इसके सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसी के साथ ही आज की क्लास में हमने ये 55 प्रश्नों की जो श्रृंखला है इसको समाप्त किया।
इसी के साथ ही पिछले 4 दिनों से चल रही हमारी जो ये सीरीज़ थी इतिहास, दर्शन और लेखन के पीआईक्यूज़ की, इसको फ़िलहाल के हम यहीं पर स्थगित करेंगे। अभी 4-5 दिन बाद ही 10 दिसंबर को असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम है। तो हम कल एक क्लास और लेकर के आने वाले हैं, जिसके अंदर हम जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके किन-किन के द्वारा वो लिखी गई, जिनके रचनाकारों के नाम, उन पुस्तकों की एक पीडीएफ बना के उसकी एक क्लास लेंगे। तो पीओक्यूज़ जो प्रश्नों की क्लास है, इनको फ़िलहाल के लिए हम इतने तक ही लेंगे, फिर आगे भविष्य में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। कल की क्लास और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसके अंदर हम सभी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों की एक बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं सुमेलित करने वाले, वो ज़्यादातर पुस्तकों के लेखकों के बारे में ही आ रहे हैं। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।